नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रदीप आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स चैनल के ऊपर। मेरा नाम है प्रदीप पटेल और आप देख रहे हैं द स्टडी जी के 10 मिनट शो। आप सभी लोग जानते हो कि ये शो रोज होता है और बहुत बच्चे इससे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और उनको बहुत फायदा भी हो रहा है। तो ये क्लास आप सभी प्यारे बच्चे जरूर देखें। बहुत अच्छी, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार सी क्लास होती है। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों से मैंने वादा किया था कि आप लोगों के लिए 14 मई से मैं आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कराऊंगा, जिसको मैंने टाइप कराना स्टार्ट कर दिया है। वो टाइप होना स्टार्ट हो चुकी है। 14 मई को शाम 4 बजे वो स्पेशल क्लास आपकी फॉर ऑल एग्जाम के लिए चलेगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोगों को उस क्लास के लिए ज़रूर जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो 14 मई शाम 4 बजे का वेट करें। बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार सी क्लास आप लोगों के लिए तैयार हो रही है। चलो, पहला क्वेश्चन, उदय शंकर किससे संबंधित हैं। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, चाहे आप एसएससी का सीएचएल उठा लो, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म आ चुके हैं, आप सभी लोग अप्लाई करिए और इसमें सिलेक्शन लीजिए। चाहे सीएचएल उठा लो, चाहे एसएससी का सीजीएल उठा लो, चाहे एसएससी का जीडी या एसएससी का एमटीएस का उठा लो पेपर, अभी हो भी रहे एमटीएस के पेपर। उन सभी एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि उदय शंकर किससे संबंधित हैं। ये तो मैंने एक पूछ दिया, ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति किस से संबंधित है, मतलब किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कोई गीत है या कौन सा कोई संगीत घराने से है। उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो स्टैटिक जी के बहुत कुछ भी पूछ दे रहा है। तो आप सभी लोगों को उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, आप अच्छे से इस चीज़ को समझिए। चलिए, उदय शंकर जो है वो इनमें से किससे संबंधित है। नृत्य, गाना, संगीत या तलवारबाजी। इनमें क्वेश्चन भी आ चुका है। संगीत, गाना, गाना और संगीत एक हो गया, तलवारबाजी खत्म। तो यहाँ पर क्या बचा, नृत्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये नृत्य से संबंधित है। क्या बचा, ये नृत्य से संबंधित हैं। उदय शंकर जो हैं ये नृत्य से संबंधित हैं। ए उत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उदय शंकर जो हैं ये एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं। ये क्या हैं, ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यक हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 8 दिसंबर सन 1900 में हुआ था। स्थान की बात करें तो उदयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। अब देखिएगा इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या भी बन सकता है कि 1962 यानी 1962 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसके सर्वोच्च पुरस्कार यानी जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। जो होता है ना कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो इनको मिल चुका है। सर्वोच्च सम्मान इनको मिल चुका है। इसके अलावा सिर्फ एक ही सम्मान नहीं, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, आप सभी लोग जानते हो कि पद्म विभूषण जो है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। जिसे भारत रत्न मिलता है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। मतलब सबसे ज़्यादा हाई लेवल का सम्मान हो जाता है वो। और 1971 में इनको दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान जो कि अब पाकिस्तान में है, आपको बताना है। हड़प्पा, सिंधु, लाहौर या बनारस। बताओ, हड़प्पा, सिंधु, लाहौर या फिर बनारस। तो इसमें से कौन सा अब है, तो बनास लिख गया यहाँ पर, बनारस होगा। ठीक है, इनमें से अब जो है आपका यहाँ पर पूछा जाए तो हड़प्पा। क्या हो जाएगा भाई, हड़प्पा। इस प्रश्न का ए उत्तर हो जाएगा, जो कि अब पाकिस्तान में है। जो कि अब कहाँ पर है, जो कि अब पाकिस्तान में है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रमुख शहर भारत के वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर जो कि भारत के प्रमुख शहर, मतलब भारत के वर्तमान हरियाणा में स्थित है। बताओ, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल या बनावली। बताओ, बनवाली कौन है यहाँ पर, कौन होगा, कालीबंगा। ये चारों अभी बता दूंगा, ये आपके मैं आज चारों ही क्लियर करा दूंगा। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत हाई लेवल का लगता है क्वेश्चन, पता नहीं क्या पूछ रहा है, तो वो आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बनावाली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बनवाली। आंसर डी विल बी द राइट आंसर। अगर हम लोग बनवाली की बात करें तो बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का
प्रमुख शहर है जो भारत के वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है। बनावली की बात करें तो बनावली जो स्थल की खुदाई 1973 में हरियाणा के फतेहाबाद में R.S. विस्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? R.S. विस्ट के द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या है? बनावली स्थल की खुदाई 1973 में हरियाणा के फतेहाबाद में R.S. विस्ट द्वारा की गई थी। आगे देखिएगा, हल की प्रतिकृति बनावली जिले में मिली एक खेती की थी, वहां देवी मां की मिट्टी की मूर्ति भी मिली थी। आगे देखिए, लोथल की अगर हम लोग बात करें तो लोथल की खुदाई S.R. राव ने 1954 में की थी। किसने? लोथल की खुदाई S.R. राव ने गुजरात में 1954 में की थी। यह एक बंदरगाह शहर था। क्या? लोथल। धौलावीरा की बात करें तो इसकी खुदाई J.P. जोशी ने 1967 में की थी। धौलावीरा की खुदाई J.P. जोशी ने 1964 में की थी, गुजरात के कच्छ क्षेत्र के पास की थी। ठीक है। धौलावीरा स्थल पर एक अद्वितीय जल दोहन प्रणाली की स्थापना की गई थी। धौलावीरा स्थल पर एक अद्वितीय जल दोहन की प्रणाली की स्थापना की गई थी। जल दोहन का मतलब है कि एक जगह से जल दूसरी जगह की ओर फेंकना, ये जल दोहन होता है। जल दोहन क्या होता है? जल दोहन। एक जगह से जल, मतलब सिंचाई वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा इसको। अगला देखिए, कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसकी खुदाई पहली बार 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। याद रहे, इसकी 2 बार खुदाई हुई। पहली बार खुदाई इसकी 1951 में की, किसने? अमलानंद घोष ने। और बाद में सन 1961 में इसकी खुदाई बीवी लाल और बीके थापर ने की थी। इसकी खुदाई किसने की थी? बीवी लाल और बीके थापर ने की थी। इसकी खुदाई राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई थी। इसकी खुदाई कहां पर हुई थी? राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई थी। पहली बार जोताई वाले खेत के प्रमाण यहां मिले थे। पहली बार जोताई वाले खेत के प्रमाण यहां पर मिले थे, इसलिए कालीबंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। पहली बार जोताई वाले खेत के प्रमाण, जोताई वाले खेत वाले प्रमाण कहां पर पाए गए? कालीबंगा में पाए गए। कहां पर? तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बीवी लाल और बीके थापर ने इसकी 1961 में दोबारा खोज की थी। इसकी पहली, सबसे पहली खुदाई अमलानंद घोष 1951 में की थी। यह चीज आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बताओ, इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अब आप लोग बताने का प्रयास करें। अब आप लोग क्या करें? बताने का प्रयास करें इनमें से कौन सा राज्य, अब बता दो, जो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। जल्दी बताओ। पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? सबसे पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है? आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ए उत्तर हो जाएगा। सबसे पूर्वी भाग में यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश स्थित है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 है। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पूर्वी देशांतर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। क्या? किबिथु का एक छोटा सा शहर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबिथु है, वह अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। गुजरात की बात करें तो देशांतर के संदर्भ में भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। देशांतर के संबंध में भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुहार मोती का छोटा सा आबाद गांव है, जिसका नाम है। ठीक है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुहार मोती का छोटा सा आबाद गांव। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु की बात करें तो देशांतर के संदर्भ में भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। सबसे पूर्वी कौन हो जाएगा? सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी तमिलनाडु, और गुजरात पश्चिमी हो जाएगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु का शहर है जो भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। अंडमान सागर में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत द्वारा प्रशासित सबसे ऊंची बिंदु लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है।
तो सबसे उत्तरी बिंदु तो ये हो गया। तो भारत द्वारा प्रशासित सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां स्थित है? देहरादून या खड़गवासला? तो यहां पर आपका ये खड़गवासला में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? खड़गवासला में। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला महाराष्ट्र का एक गांव है, महाराष्ट्र की एक जगह है। भारतीय नौसेना अकादमी ये आपकी एझीमाला केरल में स्थित है। और वायुसेना अकादमी ये डुंडीगल तेलंगाना में स्थित है। वायुसेना अकादमी डुंडीगल तेलंगाना में स्थित है। भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला केरल और खड़गवासला महाराष्ट्र में आपकी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है। अगला, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब। कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब। इसके बारे में अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए, सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय द्वारा सामने रखा गया था। संविधान सभा को पहली बार 1935 में M.N. रॉय के द्वारा सामने रखा गया था 1934 में। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से एक संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में कोई भी जो है कांग्रेस अधिवेशन नहीं हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष बने रहे थे। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की में आधिकारिक रूप से एक संविधान सभा की मांग रखी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब रखी? 1935 में रखी। इस मांग को आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने अगस्त ऑफर के सिद्धांत के माध्यम से स्वीकार कर लिया। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को इसकी सेकेंड यानी दूसरी बैठक हुई। और नवंबर 1946 में क्या हुआ? इसका गठन हुआ। ठीक है, नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब 7 सदस्यों के साथ। इसमें 7 सदस्य और शामिल थे। प्रारूप समिति का विचार जो है कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया था। यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे, डॉक्टर B.R. अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष बने, जिसे भारत का संविधान का जनक कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। नींबू और संतरे जैसे खट्टे भोजन में पाया जाने वाला विटामिन क्या है? तो नींबू और संतरे में खट्टा भोजन में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, अगला देखिएगा, फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो यहां पर क्या रहेगा? अकबर। फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा, आंसर डी हो जाएगा, अकबर के द्वारा स्थापित किया गया, मतलब अकबर के द्वारा राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, बाबर के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध। 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। 1527 में बाबर एवं राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर एवं मोहद्दीन राय के बीच। और 1529 में बाबर एवं महमूद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। इन सभी युद्ध में बाबर जीता था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और 1526 में बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट या हरिसेन? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वह था हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। आंसर बी हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिसेन द्वारा 33 पंक्तियां शामिल हैं। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, आप सभी लोगों को समझ में आए। तो क्लास को आप सभी प्यारे बच्चे लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जो आपकी 6 AM ये होती है क्लास, 6 AM वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।